तो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और लैंड ऑफ मिरेकल्स की एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि रेड क्वीन रूबी दोबारा से जन्म कैसे लेती है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर डेव और माइक की लव इंटरेस्ट के बारे में भी पता चलेगा कि आखिर वो दोनों ही अपने अपने मन में सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं। यानी कि ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि रेड क्वीन रूबी का जो न्यू लुक है वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। इसीलिए जल्दी से कमेंट भी कर दो लव यू रेड क्वीन रूबी। इस पार्ट की शुरुआत में डेव और माइक को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर माइक डेव से ये कहने लगता है कि इस बार मेरी थंडर सिटी में जो कंपटीशन होने वाला है उसके अंदर मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम केवल वहाँ पर आकर मुझे चीयर ही कर देना। तो डेव उससे कहता है कि हाँ ठीक है, मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। लेकिन माइक को ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन डेव उससे कहता है कि तुम फालतू की बातें कुछ ज्यादा ही करते हो। माइक उससे कहने लगता है कि तुम्हारे ऑरेकल ऑफ विजडम बन जाने की वजह से तुम्हारे अंदर काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स आ चुके हैं। तो डेव उसको बताता है कि मैं अपनी न्यू स्किल को अभी यूज कर नहीं पाऊंगा। जब मैं पूरी तरीके से उस बुक के सभी पेजों में महारत हासिल कर लूंगा, तब उसके बाद जाकर मुझे नई स्किल्स के बारे में भी बताया जाएगा। इसीलिए अभी तो ये इतना ज्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं है। मैं जब उसको पूरी तरीके से सीख लूंगा तो मैं तुम्हें भी बता दूंगा। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो कि कैनन ऑफ विजडम से तुम्हें फायदा नहीं मिलेगा, तो ये तुम्हारा सोचना गलत है, क्योंकि मेरी पावर्स बढ़ने की वजह से उसका फायदा तुम्हें भी जरूर से मिला होगा। तो माइक उससे धीमी आवाज में कहता है कि हाँ शायद ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जब तुम न्यू लेवल में एडवांस हो रहे थे तब मुझे भी अपने अंदर कुछ नई चीजें फील होने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे कि मुझे भी इस दुनिया के बारे में जानना चाहिए, इसके सभी के सभी अनसुलझे रहस्यों के बारे में खोजना चाहिए। लेकिन मुझे बराबर की पावर शायद इस वजह से नहीं मिली, क्योंकि अभी तक मैं पूरी तरीके से अपने ही एलिमेंट्स पर काबू नहीं कर पाया हूँ, और ना ही मैं अपने सभी एलिमेंट्स की पावर को समझ पाया हूँ। इसीलिए मुझे भी कोई न कोई ऐसा मौका चाहिए जिससे कि मैं भी आगे बढ़ सकूं, मैं भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकूं। इसीलिए मैं थंडर सिटी के कंपटीशन को एक मौके के तौर पर यूज करूंगा, ताकि कम से कम उस कंपटीशन की वजह से ही मेरी पावर्स में इम्प्रूवमेंट तो आ जाए। डेव का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि दोस्त तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द खुद को इम्प्रूव करके तुम्हें भी सरपास कर जाऊंगा। डेव कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन वो तो यहाँ पर अपने किन्हीं और ही ख्यालों में खोया हुआ था। तो माइक उससे कहता है कि आखिर बात क्या है, तुम किस बारे में सोच रहे हो। लेकिन डेव अभी उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता। वो उससे कहता है कि मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था, लेकिन फिर तभी वो कहने लगता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन इस दुनिया के बारे में और अच्छी तरीके से जानने की वजह से ये चीजें मुझ पर और भी भारी बोझ बन चुकी हैं। और जब से मैं यहाँ का ऑरेकल ऑफ विजडम बना हूँ, तभी से मुझे हेवनली डीमंस की भी चिंता सताई जा रही है, क्योंकि इस बात को नकारना तो बेवकूफी होगी कि डीमंस यहाँ पर आएंगे नहीं, और वो लोग इतनी आसानी के साथ में हार भी नहीं मानने वाले। माइक भी उससे कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, बहुत ही जल्द हमारे यहाँ पर 8 हेवनली डीमंस का अटैक होगा। वैसे अगर सच में देखा जाए तो हम लोग अपनी करंट स्ट्रेंथ का यूज करते हुए सभी के सभी डीमंस को कभी भी नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि उन्हें हराने के लिए हमें कम से कम मून गॉड लेवल पर तो होना ही चाहिए। लेकिन तभी अचानक से ही माइक उससे कहने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन यहाँ पर आएगा, क्योंकि अगर अब किसी ने मेरी थंडर सिटी या फिर विजडम सिटी के ऊपर हमला करने की कोशिश की, तो उसे हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और उन्हें यहाँ से मार मार कर भगा देंगे। क्योंकि इंसान चाहे फ्रीडम लैंड के हो या फिर मैजिक डोमेन के, चैन की जिंदगी सभी के सभी जीना चाहते हैं, और अब इस बात की जिम्मेदारी हमारे सर पर है। डेव उससे कहने लगता है कि यहाँ पर भी सी ड्रैगन्स भी हैं। इस बात पर माइक उससे कहता है कि हाँ लेकिन वो तो समंदर में रहते हैं, आखिर हमारा सी ड्रैगन से क्या लेना देना। डेव अपनी परेशानी को बताने लगता है कि मैंने इसके बारे में ऑरेकल लॉर्ड से पहले ही पूछ लिया था, जब वो उनके साथ में बैठकर ऑरेकल ऑफ विजडम का ज्ञान ले रहा था। तो डेव ने उनसे कहा था कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब मैं एंडलेस ब्लू सी से होकर गुजर रहा था, तब हमारी मुलाकात वहाँ पर सी ड्रैगन्स के एम्परर के साथ में हुई थी, और उन्होंने मुझे बताया था कि काफी समय पहले मैजिक डोमेन और सी ड्रैगन्स के बीच में एक काफी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी किसी कारण की वजह से, यहाँ तक कि वो तो हम जैसे मैजिक डोमेन वालों को एंडलेस ब्लू सी में जाने से भी ब्लॉक कर दिए हैं। क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हो, क्योंकि मैं भी उसके बारे में जानना चाहूंगा। तो ऑरेकल लॉर्ड कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब वो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी तब मैं भी वहीं पर ही था। मैं ये तो नहीं जानता कि आखिर अंत में वहाँ पर हुआ क्या था, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वहाँ पर 7 डिवाइन बीट्स को लेकर उनके बीच में कोई बात चल रही थी। हमारे पास में कोई दूसरा मौका नहीं था जिससे कि हमारे एल्डर्स ने 7 डिवाइन बीट्स को ले लिया और इन सी ड्रैगन्स को नहीं दिया। माइक कहने लगता है कि अच्छा तो ये बात है, और वैसे मुझे याद है कि सी ड्रैगन के एम्परर ने कुछ ऐसी ही बात कही थी। तो डेव कहने लगता है कि मुझे इस बात का डर है कि कहीं ये मसला आगे चलकर कोई बड़ा रूप ना ले ले। लेकिन माइक तो यहाँ पर अंगड़ाइयां लेते हुए डेव से ये कहने लगता है कि अब हम लोग अपने फ्यूचर के बारे में कभी और ही बात करेंगे, क्योंकि अब हमारा अगला गोल होने वाला है हेवनली डीमंस को खत्म करने का। मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल तो होगा लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि तुम्हें इसके
इसके बारे में नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास में असल में है PLS बीट। तो डेव कहने लगता है कि हाँ तुम ये बात तो एकदम सही कह रहे हो, क्योंकि अगर PLS बीट हमारे साथ में ना होता तो उसके बिना मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतने जल्दी इतने सारे लेवल्स को क्रॉस कर पाते। इतना लेवल ब्रेक थ्रू करने के लिए लोगों को सालों बीत जाते हैं और ना ही हम लोग कभी भी इतनी प्रैक्टिस को कर पाते। तो माइक कहने लगता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि PLS बीट कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि वो तो एक जीता जागता सोचने समझने वाला स्पिरिट है जिसने हमेशा ही हमारी मदद की है। यहाँ तक कि रेड क्वीन रूबी जैसी बंदी को जो कि हमें मारना चाहती थी, उसके भी मन को बदलकर हमारे लिए लड़ने को मजबूर कर दिया। तुम खुद ही सोचो कि PLS बीट की कितनी ज्यादा पावर होगी। तो डेव कहने लगता है कि हाँ, क्योंकि हमें PLS बीट ने खुद से ही चुना है, हमें अब इन सारी चीजों से आगे बढ़ना होगा। तो फिर तभी माइक यहाँ पर अपने पास में रखी हुई इस ड्रिंक को दे देता है डेव को और कहता है कि ये मेरे ग्रैंड एल्डर का वाटर ऑफ लाइफ है, जिसका टेस्ट वाकई में डेव और माइक को कुछ ज्यादा ही पसंद आया था। लेकिन अब ड्रिंक करने की वजह से उसका नशा उन दोनों को ही दिमाग पर चढ़ जाता है। इससे कि माइक यहाँ पर डेव से कहने लगता है कि आखिर ये चांद उसी समय क्यों निकला जब हम लोग यहाँ पर बैठे थे। लेकिन चाहे जो भी हो, मुझे अच्छा तो बहुत लग रहा है, जैसे कि हम लोग कोई सपना देख रहे हो। जिसके बाद फिर माइक यहाँ पर डेव से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे सच सच बताओगे, तुम मुझे अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि तुम्हें कौन सी गर्ल सबसे ज्यादा प्रिटी लगती है, जिसको तुम दिल से भी चाहते हो, क्या वो लोटस है या फिर लू ये। लेकिन उसकी बात को सुनकर डेव उसका मुंह मोड़ देता है। ड्रिंक करते हुए माइक से ये कहने लगता है कि वैसे तुम टाइगर जियाओ, टाइगर रो और गॉड लीडर के बारे में क्या कहोगे। जिससे कि फिर माइक काफी जोरों के साथ में हंसते हुए कहने लगता है, क्या तुम सच में किसी मॉन्स्टर के साथ में ही रहना चाहते हो। उसके आगे के बारे में सोच लो कि तुम्हारी लाइफ कैसी हो जाएगी। लेकिन वैसे मैं तुमसे फ्रैंक लिंक के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो तुम्हें सच में कुछ ज्यादा ही पसंद भी करती है, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। तो डेव कहने लगता है कि हाँ, वैसे सभी के सभी गर्ल्स के पास में अपनी अपनी अलग ही स्टाइल है, हम उनमें से किसी का भी किसी के साथ में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। माइक कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन रेड क्वीन रूबी की जगह कोई भी नहीं ले सकता। उसका तो एक अलग ही लेवल है जिसकी बराबरी करने की ताकत किसी में भी नहीं है। माइक बार बार उसकी प्रिटीनेस के बारे में सोच रहा था और मन ही मन मुस्कुराने भी लगता है। डेव उससे कहता है कि तुम्हें ये बात तो याद है ना कि जब रेड क्वीन रूबी अपनी जान दे रही थी तब भी उसे अपने डिसीजन पर जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं थी। माइक कहता है कि हाँ, पता नहीं कब मैं किसी ऐसी पर्सनालिटी के साथ में मिलूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी। तभी माइक यहाँ पर डेव से चुपके से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि सच में तुम रेड क्वीन रूबी को अपने क्रश मानने लगे थे। मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं तुम्हारी मन की बात जान लूंगा। लेकिन डेव अपनी बात ना बताते हुए माइक से कहता है कि पहले तुम मुझे बताओ। लेकिन कोई भी एक दूसरे को अपनी सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि वो दोनों ही सबसे ज्यादा अपनी क्रश मानते थे रेड क्वीन रूबी को। इसीलिए माइक कहता है कि आज हम लोग यहाँ पर रेड क्वीन रूबी और मेरे पेरेंट्स की याद में पियेंगे उस मून गॉड के लिए जिसने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। और ये दोनों ही काफी देर तक पीते रहते हैं, जिससे कि इन दोनों को काफी अच्छा खासा नशा भी हो चुका था। माइक कहने लगता है कि वैसे मैं इस तरीके की मूनलाइट को अपने डैड के साथ में एंजॉय किया करता था, जब रात के समय में एक बहुत ही ठंडी सुरीली हवा भी चला करती थी, बादल बार बार पीछे चले जाया करते थे और मूनलाइट मुझे अपनी सीधी आंखों के सामने दिखाई देती थी, जिससे कि मेरी आंखें भी चमकने लगती थी। तारे ऐसे टिमटिमाते थे जैसे कि कहीं दूर कोई मोमबत्ती जल रही हो, और ये तारे ही तो इस आसमान की असली पहचान है। मेरी मॉम ने मुझे एंड्रोमेडा गैलेक्सी और सीरियस तारे के बारे में बताया था, जो हमारे इस आसमान में करोड़ों मील दूर पाए जाते हैं। काश मैं वो बचपन के दिन वापस से जी पाता। अब तो ये नामुमकिन है कि मैं समय में पीछे जा सकूं। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में एंड्स की गुफा को दिखाया जाता है, जहाँ पर असल में पहुंच चुकी होती है रेड क्वीन रूबी की सोल बॉडी, जिसके साथ में वहीं पर होता है डेव के द्वारा दिया गया लाइफ स्टोन, जो कि अब ग्रीन से बदलकर पूरी तरीके से रेड हो चुका था। अभी हम वहीं पर उस गुफा की सभी के सभी एंड्स को भी देखते हैं, जो कि अपनी क्वीन के वापस लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो जैसे ही अपने सामने उस रेड स्टोन में थोड़ी सी हलचल देखती हैं, तो सभी के सभी एंड्स यहाँ से पीछे हटने लगते हैं, फिर वो चाहे ताकतवर हो या फिर कमजोर, क्योंकि ये रेड लाइफ स्टोन रखा हुआ होता है रूबी के थ्रोन के ऊपर। इसमें से अचानक से ही रेड एनर्जी निकलने लगती है और वो ब्लिंक होने लगता है, जैसे कि उसके अंदर किसी के दिल की धड़कन धड़क रही हो। तभी वहाँ पर चारों तरफ से ही लाइफ एनर्जी इकट्ठा होने लगती है, जो कि एकत्रित होते जा रही थी उसी लाइफ स्टोन के अंदर, जिससे कि फिर यहाँ पर एक बहुत ही शानदार चीज फॉर्म होने लगती है। और यहाँ पर एक काफी बड़े धमाके के साथ में हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं, जो कि असल में होती है हमारी नई रेड क्वीन रूबी, जिसकी क्यूटनेस मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। रूबी कहने लगती है कि इस बारे में तो मुझे पता ही नहीं था कि अगर खुद का सैक्रिफाइस करो तो हम रिबॉर्न भी हो सकते हैं। अब ये जो सेकेंड लाइफ मुझे गॉड ने दी है, उससे मैं अपनी हर चीज की एक नई शुरुआत कर सकती हूँ। रूबी की एक खतरनाक हंसी के साथ में ये एपिसोड
एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो आप लोगों को ये प्यारी सी रेड क्वीन रूबी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बताना। नेक्स्ट एपिसोड के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।